हेलो दोस्तों, आज फिर एक नया क्वेश्चन बैंक में जो लेके आया हूँ कॉमर्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका मैचिंग का है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल किसका सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन 6 है। कौन सेक्शन है? सेक्शन 6। ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम, तो एग्रीकल्चर इनकम का कौन सा सेक्शन है? तो एग्रीकल्चर इनकम का सेक्शन जो है आपका 10(1) होगा। सेक्शन 10(1) देखिए, फोर्थ है आपका सेक्शन 10(1). हाउस रेंट अलाउंसेस का कौन सा है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। ग्रेचुटी का है सेक्शन 10(10) सब सेक्शन 10। तो ग्रेचुटी कौन सा है? ग्रेचुटी का सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल का सेक्शन जो है वो सेक्शन 6 है। एग्रीकल्चर इनकम का देखिए सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 है। हाउस अलाउंसेस का है सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A और ग्रेचुटी का है सेक्शन 10(10). ठीक है। इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर फॉर्म्स ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स। तो इसका कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? ITR 4S, ITR 2 और ITR 3। नेक्स्ट आइए। द मेथड बीइंग यूज फॉर ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इज नोन एज। ये नया क्वेश्चन है, देखिए किसमें क्या होगा? लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट, जिसे कहते हैं टर्नकी अनुबंध। तो ये होगा आपका। ठीक है। द मेथड बीइंग यूज फॉर ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इज नोन एज टर्नकी अनुबंध कहलाता है। ठीक है। तो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोर्स इन द पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। कौन सा नहीं है? तो सी जो है आपका ये 5 फोर्सेस मॉडल के अंतर्गत नहीं आता है। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोड्यूस, पूरक उत्पाद। तो पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल के अंतर्गत फोर्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रोड्यूस नहीं आता है, ये ध्यान रखिए। कौन सा नहीं आता है? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोड्यूस। अगला क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिज द अर्ली स्टेज फाइनेंशियल क्राइसिस। निम्नलिखित कौन सा वित्तीय संकट का प्रारंभिक लक्षण है? फॉलिंग द प्राइस ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, ये नहीं है। किन्हीं परिसंपत्तियों की भावी कीमतों के संबंध में अधिक उल्लासनुमात का होना। एक्सेसिव यूरोपिया अबाउट द फ्यूचर प्राइस ऑफ सर्टन एसेट, ये होगा। ये वित्तीय संकट का प्रारंभिक लक्षण है, तो इसका आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है भारी परिसंपत्तियों की कीमतों के संबंध अत्यंत निराशावादी होना, ये नहीं होगा। अंशों कीमत गतिहीनता होना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर बी करेक्ट है। जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है तो लिए गए दायित्वों को घटाने के बाद बची कुल संपत्तियों के मूल्य से अधिक भुगतान की राशि क्या कहता है? इसे हम लोग कहते हैं गुडविल। क्या कहते हैं? ख्याति। तो जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है तो लिए गए दायित्वों को घटाने के बाद बची कुल संपत्तियों के मूल्य से अधिक भुगतान की राशि कहा जाता है गुडविल। नेक्स्ट आइए, अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या कहलाता है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो कहलाता है आपका इक्विटी रेशियो। प्रॉपर्टी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो, तो ऑपरेटिंग रेशियो आपका क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग रेशियो कहलाएगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो कहलाएगा। ठीक है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो कहलाता है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कहलाता है इक्विटी रेशियो। प्रॉपर्टी रेशियो क्या कहलाता है? सॉल्वेंसी रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या कहलाता है आपका? ऑपरेटिंग रेशियो क्या कहलाएगा बताइए? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है। एक संयंत्र की आर्थिक क्षमता प्रतिनिधित्व करती है, इसका आंसर डी है। उस उत्पादन स्तर की जो औसत एवं सीमांत लागतों के बराबर होती है। तो आउटपुट लेवल दैट्स इक्वेट द एवरेज एंड द मार्जिनल कॉस्ट। तो एक संयंत्र की आर्थिक क्षमता प्रतिनिधित्व किसका करती है? उस उत्पादन स्तर का जो कि औसत सीमांत लागत के बराबर होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। इन द केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू यूनिटी, द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी। तो मार्जिनल रेवेन्यू विल क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा, शून्य के बराबर होता है। तो इन केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन एन एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू यूनिटी, द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट आइए, द पावर ऑफ द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डिनोटेड बाई। इसे डिनोटेड बाई किसे करते हैं? 1 - बीटा से करते हैं। ठीक है। तो सांख्यिक
सांख्यिकी परिकल्पना परीक्षक शक्ति को दर्शाया जाता है 1 माइनस बीटा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग है, तो मैच दी फॉलोइंग देखते हैं हम लोग। जेड स्क्वायर इंटू एच डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, पिछले जो हमने क्वेश्चन बैंक डाला उसमें था, इसमें था साइज के बारे में बात करता है। तो ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू फाइंड आउट द साइज ऑफ सैंपल, तो साइज ऑफ सैंपल के बारे में बात करता है जेड स्क्वायर एच डी स्क्वायर और ई स्क्वायर। अब इसका बी पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट देखिए आप, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट एच डी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपके मीन के अंतर्गत आएगा। कैलकुलेटेड दी जेड वैल्यू ऑफ द मीन डिफरेंस μ4 अपॉन μ2, ये आएगा मेजरमेंट ऑफ कुर्टोसिस। तो सी इसका जो है μ4 अपॉन μ2, ये कहलाएगा मेजरमेंट ऑफ कुर्टोसिस। नेक्स्ट है एच डी स्क्वायर अपॉन एच डी 2 का स्क्वायर, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कैलकुलेशन ऑफ एफ रेशियो। किसका आएगा? कैलकुलेशन ऑफ एफ रेशियो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एफ रेशियो जो आपका फोर्थ पार्ट दिया है, एच डी 2 स्क्वायर अपॉन एच डी 1 स्क्वायर अपॉन एच डी 2 स्क्वायर, तो क्या कहलाएगा? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एफ रेशियो। नेक्स्ट आइए, which of the following is the internal conflict or anxiety that occurs when people receive information incompatible with their value system, prior decision and knowledge। निम्नलिखित में कौन आंतरिक संघर्ष और चिंता है जब तब घटित होता है जब एक व्यक्ति सूचना प्राप्त करता है जो उसके मूल्य व्यवस्थाओं, पूर्ण निर्णयों, ज्ञान को मेल नहीं खाता है। तो ये क्या कहलाता है? इसका आंसर सेकंड होगा, बोधगम असंगति, जैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका ये होगा। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। एक तरफा संदेश उन श्रोताओं के लिए अद्भुत सिद्ध होते हैं जो प्रारंभ में संदेशक की स्थिति प्रति पूर्व झुकाव रखते हैं। वन साइड मैसेज वर्क बेस्ट विद द ऑडियंस, दोज आर इनिशियली प्रीडिस्पोज टू कम्युनिकेटर पोजीशन, ये सही है आपका। ठीक है, दो तरफा युक्तियाँ उन श्रोताओं के लिए अद्भुत होती हैं जो समान विचार वाले होते हैं, विरोधी नहीं होते हैं, तो ये अब आपका गलत है। भाई समान विचार होंगे नहीं जब दो तरफा होंगी, श्रोताओं के लिए अधिकतम रहते हैं। तो टू साइड आर्ग्यूमेंट वर्क बेस्ट विद द ऑडियंस हु आर सिमिलर एंड नॉट अपोज। भाई तभी मज़ा आएगी ऑडियंस को जब जो है दो तरफा विपरीत दिशा में लोग बात करेंगे। टू साइडेड मैसेज टेंड्स टू बी मोर इफेक्टिव विद बेटर एजुकेटेड ऑडियंस। दो तरफा संदेश बेहतर शिक्षित श्रोताओं के लिए अधिक प्रभावी होते हैं, ये सही है आपका, सी सही है। टू साइडेड मैसेज टेंड टू मोर इफेक्टिव विद ऑडियंस, दोज आर लाइकली टू बी एक्सपोज टू काउंटर प्रोपोगंडा। दो तरफा संदेश ऐसे श्रोताओं के लिए अधिक प्रभावी सिद्ध होने की प्रवृत्ति रखते हैं जो विरोधी प्रचार से उद्भासित होने की संभावना रखते हैं। तो दो तरफा संदेश ऐसे श्रोताओं के लिए अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं जो प्रभावी रखते हैं जो विरोधी विचार से उद्भासित होने की संभावना रखते हैं, ये बिल्कुल सही है आपका। इन द कोर्स ऑफ कन्वर्टिंग टू ए मार्केटिंग ओरिएंटेड कंपनी, ए कंपनी में फेस विद द फॉलोइंग हर्डल्स। विपणनमुखी कंपनी के रूप में परिवर्तित होने के दौरान एक कंपनी को निम्नलिखित में किस अवरोध का सामना करना पड़ता है? तो इनको सारे करने पड़ते हैं। ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस, स्लो लर्निंग, फास्ट फॉरगेटिंग और ऑल ऑफ दी अबव। तो संगठित प्रतिरोध, धीमा अधिगम और सीख भूलना, ये सारे आते हैं इसके अंतर्गत। अब ये आखिरी क्वेश्चन है, देखिए इसको। A person distinguishes psychological characteristics that lead to relatively consistent and enduring response to his or her environment is called। एक व्यक्ति को दूसरों से अलग दिखाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण जिन्हें उसके पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया सापेक्ष संगत स्वतंत्र होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पर्सनालिटी। क्या कहते हैं? पर्सनालिटी। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगला वीडियो वो जल्दी अपलोड करेंगे, इसको पढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए।